अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश की पुलिस सेनापति विहीन है। उनके पास कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिस की किस्मत बनकर उभरे हैं। रेगुलर डीजीपी का अभाव और उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी का चलन पुलिस फोर्स पर क्या प्रभाव डाल रहा है। और कल देर शाम उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में नए डीजीपी के अपॉइंटमेंट के कानून नियम को बदल दिया गया है। अब राज्य ही अपना डीजीपी अपॉइंट करेगा और फिक्स कार्यकाल 2 साल का होगा। लेकिन इसको लेकर छिड़े विवाद और अब तक के कार्यवाहक डीजीपी और इसका इम्पैक्ट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, यूपीएससी को सूची न भेजा जाना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में ये एक्ट की ये जो नियमों में संशोधन हुआ है ये कितना प्रभावशाली है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, वैसे तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग कल दोपहर संपन्न हो गई थी, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि यही सब कुछ है। लेकिन अचानक से रात 12 बजे एक बहुत बड़ी खबर आती है। इस खबर ने पूरे प्रदेश भर में हाहाकार मचा दिया। खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जो दोपहर में हुई थी उसने एक संशोधन, एक नई नियमावली बनाई है जिसमें डीजीपी का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, रेगुलर डीजीपी का, इसका जिक्र किया गया है और उसको कैबिनेट से पास भी करा लिया गया। पत्रकारों को ये खबर रात 12 बजे मिली, तो 12 बजे जहाँ जहाँ चल सकता था चला, वरना आज सुबह से ये मुद्दा बहुत गर्म है कि यूपी की सरकार ने डीजीपी अपॉइंट करने के लिए एक नियम बना लिया है, एक एक्ट पास किया है, एक प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट से। इसे तो बाद में असेंबली से भी पास कराना पड़ेगा और इस पर गवर्नर की भी साइन लेनी पड़ेगी। तो बहन भाइयों, क्या है ये नया मामला? दरअसल आप देख रहे होंगे कि मई 2022 के बाद जब से मुकुल गोयल को बहुत अपमानपूर्ण तरीके से विदाई उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद से दी गई थी, उसके पश्चात पिछले 2.5 मतलब सरकार के आधे कार्यकाल से अधिक के वक्त से यूपी में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं है, स्थायी डीजीपी नहीं है। तो आपके मन में प्रश्न होगा, तो फिर ये चल कैसे रहा है? दरअसल आकस्मिक तौर पर जो अखिल भारतीय सेवा नियमावली है उसमें आकस्मिक रूप से इमरजेंसी सिचुएशन में अतिरिक्त चार्ज दिए जाने का प्रावधान है। और बहनों भाइयों, इसी प्रावधान का इस्तेमाल जो आकस्मिक व्यवस्था के लिए होता है, इसको सरकारों ने स्थायी व्यवस्था बना लिया और रेगुलर पोस्टिंग की बजाय एक्टिंग डीजीपी की पोस्टिंग होने लगी और वो लोग खुद को डीजीपी भी लिखने लगे, जबकि डीजीपी का पद स्थायी तौर पर रेगुलर डीजीपी ही लिख सकते हैं। लेकिन यूपी में जो एक्टिंग डीजीपी होता है वही अपने को डीजीपी मानता है, और है भी, क्योंकि सरकार काम भी पूरा ले रही है। तो मौजूदा सरकार का जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और मुकुल गोयल हटाए गए बहुत ही अपमानपूर्ण तरीके से, जैसा मैंने जिक्र किया, उसके बाद 4 एक्टिंग डीजीपी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। डीएस चौहान 11 महीने, राजकुमार विश्वकर्मा 2 महीने, विजय कुमार 9 महीने और उसके बाद प्रशांत कुमार जनवरी 2024 से कंटिन्यू है। अब इनका कार्यकाल, इनके रिटायरमेंट 2025 में है, लेकिन सरकार ने कहा है कि 2 साल का फिक्स कार्यकाल। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट के विस्तृत शासनादेश क्या है, क्योंकि अभी तक पत्रकारों को सिर्फ यही पता है कि फिक्स 2 ईयर हो सकता है कि रिटायरमेंट के समय हटाए जाएं या फिर हो सकता है कि बढ़ें। लेकिन जैसा कि सामान्य परंपरा है कि 60 वर्ष पर रिटायरमेंट होता है। तो एक्टिंग पुलिस फोर्स, एक्टिंग डीजीपी से का रखने के पीछे का वजह क्या है? बहन भाइयों, एक पैनल जाने का प्रावधान रहा है। ये एक सामान्य परंपरा है कि राज्य सरकारें एक पैनल यूपीएससी को भेजती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रकाश सिंह मामले में, उसमें एक पैनल जाता है सीनियर अफसरों का, 4-5 अफसरों का, और उनमें से 3-1 के पैनल को यूपीएससी वापस करता है कि इन 3 में से कोई आप डीजीपी चुन सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर को, राज्य सरकार को अधिकार है कि वो किसी एक को उसमें से चुन लें। लेकिन वर्तमान सरकार का जब से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, यूपीएससी को पैनल भेजे जाने की परंपरा बंद कर दी गई और एक्टिंग डीजीपी के पद सृजित कर लिए गए। जैसे एक्टिंग कमिश्नर आप देख रहे होंगे, विशेष सचिव रैंक के अफसर आजकल कई जगह कमिश्नर बने बैठे हैं। तो वो विचित्रता जो आईएएस अफसरों में है, उस विचित्रता को आईपीएस अफसरों में भी स्वीकार कर लिया गया। तो बहनों भाइयों, पहले तो हमें इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे आज डिबेट में, इसके राजनीतिक मसले देखेंगे और डीजीपी के अपॉइंटमेंट को लेकर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिसको लेकर वो मेन पिटीशन थी और जिस पर ऑर्डर था, उसका क्या हुआ। अब यूपी सरकार का जो नया नियम, वो कहते हैं साहब हम हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष
पूर्व जज और 5 और लोगों की कमेटी बनाएंगे और फिर चुनेंगे हम कि उसमें से डीजीपी किसे बनाए। ये राज्य सरकार ने अपनी कमेटी बना ली है। इसके नुकसान क्या हैं एक्टिंग डीजीपी के? इसकी विस्तृत विवेचना होनी चाहिए। एक रेगुलर डीजीपी के अभाव में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट पुलिस फोर्स आज किस मुहाने पर खड़ा है? व्यक्तिगत लाभ हो कह रहा कि इशू अलग है कि आज इनको पोस्टिंग मिल जाए, कल को हो जाए। एक दिन रिटायर सबको होना है, लेकिन आईपीएस अफसरों में महत्वपूर्ण ओहदों पर बने रहने की जो खपत है उसने पुलिस फोर्स को की व्यवस्था को ही चौपट कर रखा है। और इसके लिए कोई और नहीं, यूपी कैडर के ये आईपीएस अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। इसकी किसी दिन और विस्तृत विवेचना करेंगे और बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से पूरी की पूरी जो स्टेट पुलिस की लीडरशिप है उसके साथ क्या किया है इन लोगों ने। आज अब मसला आया है कि राज्य सरकार ने अपनी नई नियमावली बनाई है, लेकिन अभी इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो आर्डर बदला नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कैबिनेट से कोई नई चीज़ बनाकर बदला जा सकता है? तो लोग कहेंगे आंध्रा और पंजाब में बदला है, लेकिन वहाँ के मसले में अभी तक उसको पास नहीं किया गया है। वहाँ भी तदर्थ व्यवस्था में चल रहा है। मसला भी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ अगले महीने संभावित है तारीख लगेगी। तब पता चलेगा कि जो राज्य सरकारों ने नए नियम बना लिए हैं डीजीपी को अपॉइंट करने के लिए वो कानून संगत हैं या फिर ये मनमर्जी है। आज चर्चा इसी विषय की, कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें अपनी सरकारों में। आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए। आपने क्यों नहीं 2 महीने, 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जवाबदेह है, तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का भी अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए। पहले देख लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, क्या गाइडलाइन है, उसके खिलाफ तो सरकार नहीं जा सकती। तो बहनों भाइयों, आज के डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मौजूद हैं, फार्मर जज और कानून के मामले के बेहद जानकार सीबी पांडे साहब भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में फार्मर डीजीपी ए.के. जैन मुझे ज्वाइन करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही डेकोरेटेड डीजीपी रहे सुलखान सिंह साहब भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। सरकार को अचानक क्या ज़रूरत आन पड़ी जब आपका काम यानी सरकार का काम एक्टिंग डीजीपी से चल रहा था, तो फिर ये नियम बदलने की आवश्यकता अब क्यों इस स्थिति में आपके पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को महसूस हुई? देखिए ब्रजेश जी, जब कि आपने बड़ा विस्तृत तरीके से इसका जो पुराना इतिहास है वो बताया है। 1996 में प्रकाश सिंह जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली थी, जिसका फैसला 2006 में आया था, और जो उस समय तत्कालीन फैसला था उसकी भावना के अनुरूप आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में डीजीपी चयन की एक प्रक्रिया बनाई है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग में नाम जाते थे, आपने इसको भी बताया ही है, संघ लोक सेवा आयोग में नाम जाते थे जिसमें 3 नामों का पैनल आता था। अब जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, एसीएस होम या सेक्रेटरी होम, और कोई ऐसा डीजीपी जिसने अपनी सेवा डीजीपी के रूप में उत्तर प्रदेश में दी होगी, ये लोग मिलकर अब चयन करेंगे, जिसमें ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जिसका कार्यकाल कम से कम 6 माह बचा हो, और अब 2 साल, कम से कम 2 साल की नियुक्ति डीजीपी के रूप में होगी। देखिए, अखिलेश यादव के बयान पे अगर आप जाते हैं तो अखिलेश यादव का पूरे उनके बयानों का, उनके जो 12 से 17 का कार्यकाल है उसका अगर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे
तो वो जो बोलते हैं वो उनके ऊपर जो गुजरी है उसको वो व्याख्या करते हैं आजकल। जैसे संबंध ठीक नहीं है, आपको याद ही होगा पिताजी और चाचा जी से इनके संबंध खराब हो गए थे, तो उसका आफ्टर इफेक्ट उनका आजकल के बयानों में आता है। 2-2, 3-3 महीने के डीजीपी बनाते थे, तो ये चाहते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था चले। चीफ सेक्रेटरी तो ऐसा बनाते थे कि आज हटा दिया और मंच से कहते थे कि पिताजी के पैर पकड़ लो, मुलायम सिंह यादव जी के पैर पकड़ लो, फिर से चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। तो ये जो पारिवारिक माहौल ये सरकार चलाने में करते थे, ऐसी ही अपेक्षा ये अभी भी करते हैं। लेकिन अखिलेश जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये एक पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर निकालने का एक प्रक्रिया है। डीजीपी की नियुक्ति गैर राजनीतिक तरीके से हो, उसको पूरा एक मनीष जी, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर मोड में आते हैं। राजनीतिक इंटरफियरेंस के पुलिस को प्रोफेशनली ओके। बीजेपी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन यानी बीजेपी शासित पहला राज्य है जिसने इतना बड़ा प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा यूपीएससी पैनल भेजने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ही नियुक्त करेगी। बाकी बीजेपी के राज्यों में ऐसा नहीं है, वहाँ के पैनल अभी भी आते हैं, तो यूपी ने ऐसा क्यों किया? कोई बात है? देखिए ब्रजेश जी, अब अभी कानूनविद और माननीय न्यायालय के न्यायाधीश लोग भी आपके पैनल में हैं, वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो 2006 में फैसला आया था प्रकाश सिंह के रिट पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चूंकि राज्यों के पास कोई अपनी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, इस नाते से संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजे, चूंकि अपने मनपसंद का व्यक्ति बैठाने के उसमें कुछ सीनियर्स, कुछ प्रतिभावान लोगों के प्रतिभा का हनन होता था। सर, एक्टिंग डीजीपी तो पूरा प्रोरोगेटिव है कि आप अपनी मर्जी का आदमी बिठा दें। होनी चाहिए एक्टिंग में तो आपको पूरे अधिकार हैं कि आप जिसे चाहे बना दे रहे हैं। रेगुलर में आपको ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, हम क्यों चाहेंगे? तो मुझे बताइए कि 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल, यानी आधे से ज्यादा कार्यकाल हो गया, और अब तक 4 एक्टिंग डीजीपी आपने बनाए हैं, 4। ये चौथे का भी कार्यकाल चल रहा है, तब आपको क्यों नहीं याद है? तो अगर आप देखेंगे तो 2006 का फैसला है, 2006 का फैसला है। 2006 से 7 तक मुलायम सिंह यादव जी रहे, 7 से 12 तक मायावती जी रही, 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी रहे। देखिए, कोई भी फैसला अगर अच्छा है और सरकार जनता के हित में है, पारदर्शी बनाने के लिए अगर है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ऑलराइट मनीष जी, हमारे साथ बने रहिएगा। विशेषज्ञ लोग भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण मौजूद हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तो आपको सब्र हो गया होगा, क्योंकि आप लोग हर मंच से मुद्दा उठाते थे कि साहब रेगुलर डीजीपी नहीं है, रेगुलर डीजीपी नहीं है। तो मनीष जी की पार्टी की जो सरकार है उसने कल कैबिनेट से पास कर दिया, प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। अब क्या तकलीफ आपको? ब्रजेश जी, शनि की 7.5 समझते हैं आप? अब लगी होगी तो भाई साहब उसके दुष्परिणाम भोग लिए होंगे, पता नहीं चला। अपनी बताओ। हम लोगों के जो संस्कार हैं जी, उसमें एक 7.5 बोलते हैं, वो भी शनि की। और बाई चांस योगी जी को 7.5 साल लगे सरकार चलाने में और ये समझने में कि वो इस तरीके से कैबिनेट में एक प्रस्ताव, वैसे टोकना नहीं चाहता, लेकिन क्या ज्योतिष वगैरह का काम भी शुरू किया है हाल फिलहाल? मुक्ति पा सकती है जी। वैसे मैं टोकना नहीं चाहता था, लेकिन क्या ज्योतिष वगैरह का काम भी साथ में आजकल साइड में? ये सब तो चलना चाहिए। आजकल ये लोग इसी पे सरकारें बनाते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये लोग इसी पे सरकारें बनाते हैं, तो 7.5 इनके ऊपर ही असर ज्यादा करती होगी। हम लोग तो जमीन पे काम करने वाले, और इनके 7.5 में समाजवादी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनसे आप कोई भी सवाल पूछें तो ये सबसे पहले 2012, 17, 2003 से 2005, 2089 से 2091 इन सरकारों के फैसलों को याद दिलाने लगते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि अरे 2 महीने के डीजीपी बनते थे सपा की सरकार में, क्या हुआ हम 4-5 साल से एक्टिंग डीजीपी बना रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है कि वर्तमान में नॉर्मल स्थितियां नहीं है। 10 दिन के बाद यहाँ पर 10 बहुत बड़ा उपचुनाव है 10 सीटों पर, और जिस तरीके से परिदृश्य में बातें हो रही हैं, सभी जानते हैं कि योगी जी को स्पष्ट मिला हुआ है निर्देश कि इन 10 चुनावों से यह तय होगा कि वो लखनऊ में रहेंगे या गोरखपुर जाएंगे। इसको हम स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और इस उपचुनाव में अभी कल की तो बात है, 1 हफ्ते आगे वोट बढ़ाया है,
और उससे परसों की बात है बिल्कीपुर की सीट से बाइकआउट करके निकल गए साइड से। और आज एक नया संदेश मिल तो गया। आप इसमें कुछ क्या कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं, या फिर यह सरकार का एक रूटीन फैसला है जो कि होना ही चाहिए था, या फिर यूपीएससी से इस सरकार को क्या प्रॉब्लम? भाई डबल इंजन है, लखनऊ में भी आप हैं, दिल्ली में, तो पैनल भेजने में क्या समस्या? अन्य राज्यों से तो जाते हैं, उनके अपॉइंटमेंट धड़ाधड़ हो रहे हैं, यूपी का कुछ तो फंसा है दिल्ली में। मैं चाहे थोड़ा सा फंसा हो, फंसा जरूर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया, इसीलिए मैं कॉन्स्पिरेसी से सहमत नहीं हूं। ये लाचारी है, और इतनी ज्यादा लाचारी है कि इस उपचुनाव पे सब कुछ स्टेज पे है इस समय मुख्यमंत्री जी का। वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इन उपचुनावों में ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए जो कुछ करना चाहते हैं, उस पर लगातार चर्चाएं पटल पे चल रही। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर मोदी जी और योगी जी के बीच में जो भी डिफरेंसेस हों, आखिर उत्तर प्रदेश की जनमानस इसको क्यों भुगते कि कभी चीफ सेक्रेटरी परमानेंट नहीं मिलता, कभी डीजीपी परमानेंट नहीं मिलता, और चीफ सेक्रेटरी में कोई इशू नहीं है सर। उसको अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोई रेगुलेशन नहीं है, उसको चीफ मिनिस्टर जब चाहे पोस्ट कर सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी कोई इशू नहीं है सर, इशू यहाँ डीजीपी वाला है सर। मैं सहमत हूं, इसीलिए मैं डीजीपी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब 2006 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई राजनीतिक या बाहरी दखल अंदाजी ना हो, ताकि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो ये 7.5 साल लगे योगी जी को ये बात समझने में कि वो कैबिनेट के फैसले से डीजीपी अपॉइंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज के समय, इस फैसले के समय पे सवाल जी। फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में। हम रुख करते हैं, सुलखान सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। सर आपका स्वागत। आप तो चलिए बड़े वो सौभाग्यशाली लोगों में रहें जो पूर्व डीजीपी लिख सकते हैं, या आप रेगुलर डीजीपी रहे हैं। ये एक्टिंग डीजीपी के आने से फोर्स के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे समस्याएं क्या आ रही हैं, और यूपीएससी पैनल भेजे जाने के बजाय अब राज्य सरकार खुद ही तय कर लेना चाहती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो कुछ भी चेंजेस ओवरनाइट किए गए? ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से ये कहा है, 2019 का आदेश है इसी प्रकाश सिंह केस के रेफरेंस में, कि कोई भी सरकार जी ये बात कभी दिमाग में न लाए एक्टिंग डीजीपी बनाने के बारे में। ये उसके संदर्भ में था, जो वर्ड यूज किए हैं उन्होंने, वो लिखा है नो स्टेट गवर्नमेंट शैल एवर कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग डीजीपी इन एक्टिंग कैपेसिटी। तो एक्टिंग डीजीपी के लिए बहुत सख्त मनाही किया था उन्होंने, लेकिन अब लोग न माने। बट एवरीवन सबको यूज कर रहा है, तो अब जो कोई नहीं सुन रहा था क्या किया जाए। 2006 का फैसला है, आज तक। आप तो रेगुलर डीजीपी रहे? मैं रेगुलर डीजीपी रहा हूँ। आपका नाम यूपीएससी से आया था? नहीं, मेरा नाम यूपीएससी में नहीं भेजा गया था। तो दिन आप कैसे रेगुलर डीजीपी हुए फिर? रेगुलर जैसे अपॉइंट कर दिया गया तो रेगुलर हो गए, उस पर कोई अड़चन नहीं। बाई चांस मैं सबसे सीनियर था उस समय, तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन यूपीएससी के सबसे पहला केस जो भेजा गया यहाँ पे वो हितेश चंद्र अवस्थी का था। ओके। उसके पहले सब बिना नाम भेजे होते रहे हैं। तो क्या ये नियमों के मुताबिक होता था? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन था बिल्कुल, जो है। इवन आपका भी अपॉइंटमेंट उल्लंघन था? आप टेक्निकली हमारा भी उल्लंघन में था। माय गॉड। लेकिन अगर भेजते तो सच ऑनेस्ट पर्सन आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। हमारा नाम तो रहता ही, भाई सबसे ऊपर थे तो नाम तो यूपीएससी से भी रहता ही। तो एक्टिंग डीजीपी से नुकसान क्या क्या हुआ? अनिश्चितता होती है, लोग पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये महकमा बड़ा संवेदनशील महकमा है। ये छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेता है नीचे तक। तो जब तक जैसे छोटी बातें, जैसे कि डीजीपी की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, पोस्टिंग ट्रांसफर में उनकी बात चल रही है, या गृह विभाग अपनी चला रहा है, कौन चला रहा है, तो ये बातें अगर फैल गई तो फिर नीचे के लोग फिर ध्यान नहीं देने लगते हैं उस पर, जो है। नीचे से मीन्स की एडीजी से लेके थाना अध्यक्ष तक, थाना अध्यक्ष। हाँ, फिर वो सब लोग अवॉइड करते हैं, हटो बचो, थोड़ा टाइम देख लो, अब इनको चलने दो फिर। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डीजीपी जो बनाए, सरकार का कॉन्फिडेंस हो, उसको बनाए सरकार, और फिर वो रहे और उसकी बात सुनी जाए। ये जो नियम बदले गए और कैबिनेट से कल प्रस्ताव पास हुआ, इसको आपने स्टडी किया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने कोई नियमावली नहीं देखी है, शायद अभी जारी एक्चुअली वो पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी, वो अभी जारी भी नहीं हुई होगी। अभी कैबिनेट का फैसला है तो जारी होने में 1 आध दिन का टाइम लगाते हैं लोग। मोटे तौर पर क्या समझा? लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति देखी है मैंने, उसके हिसाब से इसमें ब्यूरोक्रेटिक
वर्चस्व है पूरा कमेटी में, तो ये इससे निष्पक्ष सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये एक तरह से मतलब जो कमेटी बनी है वो निष्पक्ष नहीं बनेगी? जी नहीं, वो नहीं हो सकती। तो यूपीएससी कैसे निष्पक्षता का दावा कर सकती है? यूपीएससी चूंकि उनका क्या क्राइटेरिया है? नहीं, राज्य सरकार के, पहली बात तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है बिल्कुल भी वो, और दूसरा उनकी अपनी गाइडलाइन है जो पब्लिक डोमेन में है, अवेलेबल है, किस आधार पर वो करते हैं। देखिए, वो देखते हैं सबसे पहले मेरिट देखते हैं, मेरिट के नाम पे एसीआर देखा जाता है सबसे पहले। 10 साल का एसीआर होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब मैं डीजीपी बना तो मेरे टाइम पे तमाम चीफ सेक्रेटरीज, माननीय मैडम मायावती जी, अखिलेश जी, सबके एसीआर हमारे एसीआर थे उस समय जब मैं डीजी बना था। तो इसी तरह से 10 साल का एसीआर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 चीफ मिनिस्टरों के, तमाम अधिकारियों के हो जाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि डिफरेंट अधिकारियों ने असेस किया है इस अधिकारी को, तो ये लगभग निष्पक्ष और निष्पक्ष हो गया होगा। ये असेसमेंट निष्पक्ष होगा। अब अधिकारी कैसा है ये तो अलग बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल टाइप का अधिकारी है ये, अगर उसको सब लोगों ने अच्छी ग्रेडिंग दिया है तो वो उसको देखते हैं। उसके बाद सीनियरिटी देखते हैं। उसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि इस अधिकारी ने सभी संवेदनशील टाइप की पोस्टिंग की है कि नहीं की है, क्या वो लगातार। सर, एक मेरी जिज्ञासा है जी, ये सरकार यूपीएससी में नाम भेज, जैसे भाई प्रशांत कुमार को बनाना है, ओके बनाइए, आप पैनल में नाम भेज दीजिए, यूपीएससी से अप्रूव करा लीजिए, या डीएस चौहान को बनाना था, या राजकुमार विश्वकर्मा, विजय को, किसी को भी बनाना चाहते हैं, पैनल में नाम भेज दीजिए, आ जाएगा, बना लीजिए। भेजने में क्यों, क्या परेशानी है? चूंकि यूपीएससी मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर करता है, तो वो टॉप रिस्क के है। 6-7 से नीचे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और अगर 15वें 16वें नंबर पे 14वें नंबर वाले को बनाना है तो वो यूपीएससी से नहीं हो सकता किसी सूरत में भी। ऑलराइट, उसके लिए आप नहीं करना पड़ेगा सिस्टम, उसके लिए आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये जो कमेटी बनी है, आप मानते हैं कि ये कोई बहुत, ये तो कोई मतलब नहीं है कमेटी, बेमतलब है। ऑलराइट, मेरे साथ AK जैन साहब भी मौजूद हैं, फार्मर डीजीपी हैं, उनसे भी इस विषय की चर्चा करेंगे। जैन साहब भी बड़े सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि इनको तो एज ए डीजीपी एक्सटेंशन भी मिला था, आई थिंक शायद 6 महीने या 3 माह का भी बताएंगे वो, तो ये भी बेटर बताएंगे कि यूपी पुलिस का चीफ बनने के लिए क्या योग्यताएं ज़रूरी होती हैं, यूपीएससी में नाम जाना चाहिए या पैनल से आना चाहिए, या फिर इतना पर्याप्त है जो कुछ राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास किया। तो जैन साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो आज सुबह ही पता चला था, मैंने भी इसको पढ़ा जो विज्ञप्ति जारी हुई है, और मुझे इस विज्ञप्ति में ऐसी कोई चीज नहीं लगती है जिसको मैं आपत्तिजनक पाता। एक प्रक्रिया बनी है कम से कम। अब पहले हम लोग के समय में, जैसा अभी सुल्खान भी कह रहे थे, कोई प्रक्रिया नहीं थी, पास्ट रिकॉर्ड हम लोगों का रहता था। 10 साल में इनके भी रहे होंगे, मेरे भी 10 साल में 30 आउट ऑफ 30 थे, और बने हम लोग सीनियरिटी के आधार पे बने। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं। मेरे बाद जो डीजीपी बने वो बहुत नीचे के नंबर पे थे, वो भी बनाए गए। तो ऐसा नहीं है। इसको लेकर ये कहना कि इसमें कोई बड़ी भारी कोई अनियमितता हो जाएगी और इसको लेकर कोई बड़ा भारी खेल हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत छवि होती और उसका एक काम करने का तरीका होता है, वो उसको फॉलो करेगा, और अगर नहीं करता है तो ये एक दुर्भाग्य है कि अगर वो अपने बदल जाए। मेरा ये मानना है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं, एक रिटायर्ड जज की, हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें यूपीएससी के नॉमिनी हैं, इसमें यूपीपीएससी के चेयरमैन या उनके नॉमिनी हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो एक्टिंग डीजीपी वर्ड का इजाद किया या पद का इजाद किया गया, और इस पर अब तक 4 लोगों की पोस्टिंग हो चुकी, वर्तमान सरकार का तो आधे से ज़्यादा कार्यकाल एक्टिंग डीजीपी। एक्टिंग डीजीपी क्या स्टेट पुलिस फोर्स के लिए ठीक है, उनके मनोबल के लिए, लीडरशिप के लिए पुलिस की और कामकाज के लिए ये व्यवस्था चलने देना चाहिए, या ये व्यवस्था गलत थी? नहीं, ये नहीं चलने देना चाहिए। रेगुलर डीजीपी बनाना चाहिए। किसी के ऊपर आपका विश्वास हो, पूरे फोर्स में 4.5 लाख के फोर्स में एक मैसेज जाए कि भाई ये सरकार, पूरा मुख्यमंत्री मतलब ही होता है सरकार का पूरा विश्वास है इनके ऊपर। वो एक गाइडलाइन तय करें, 2 साल के लिए एक रूपरेखा बनाएं कि हमें किस तरीके से आगे चलना है। एक मैसेज हो कि अगर डीजीपी का कोई मैसेज है तो उसके ऊपर, उसके पीछे पूरी शासन की शक्ति है
ये नहीं तो है आप कि ये कुछ मानते हैं कि कहेंगे। ये एक्टिंग डीजीपी के जो पद क्रिएट किए गए उसने पुलिस डिपार्टमेंट की जो लीडरशिप और मनोबल है उस पर बड़ा प्रभाव डाला? नहीं, ऐसा मैं ये भी मैं नहीं मानता हूं। जो भी हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना समय रहे काम अच्छा किया, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल जो वो डिलीवर कर सकते थे किया। मैंने नहीं सुना कि किसी एक्टिंग डीजीपी ने कोई गड़बड़ कर दी हो। पर हाँ, ये जो प्रक्रिया है कि 2 साल के लिए अगर आपको बनाया जाता है, ये आंध्रा में बन चुके हैं, कई जगह बन चुके हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूँ थोड़ी क्लैरिटी दें, चूंकि आप रहे हैं लंबे वक्त तक। ये 2 वर्ष का फिक्स कार्यकाल, जैसे मान लीजिए कि किसी को मई में रिटायरमेंट होना है अगले साल, तो क्या उनको 2 साल मिलेगा या फिर मई में नमस्ते? नहीं, 2 साल मिलेगा। मैं तो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया था जो अगले दिन रिटायर हो रहे थे, और वो उनको 2 साल मिलेगा कार्यकाल बनाया, और वो 2 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, पंजाब ने बदल दिया है सिस्टम। पंजाब में जो डीजीपी हैं वो इसी प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं। तेलंगाना ने बदल दिया है। कई स्टेट्स में इसको अपनाया गया है। 2006 की गाइडलाइंस में, मतलब रिटायरमेंट जो इनका होना है 60 साल पे, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें केंद्र की जरूरत नहीं है अप्रूवल की। आप आर्मी चीफ को देख लीजिए, होम सेक्रेटरी को देख लीजिए, डायरेक्टर आईबी को देख लीजिए, डायरेक्टर रॉ को देख लीजिए, सबके कार्यकाल 2 पर सर, क्या स्टेट को ये अधिकार है कि वो कार्यकाल को बढ़ा दे ऑटोमेटिकली बिना केंद्र की अप्रूवल? स्टेट की पुलिस को अगर आपको एक दिशा देनी है तो आप 2 साल के लिए डीजीपी बना रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, मैं टेक्निकलिटी समझना चाह रहा था कि ये जो सेवा नियमावली है, क्या ये अलाउ करती है राज्य सरकार को बिना केंद्र की अनुमति की किसी की भी रिटायरमेंट की अवधि को वो 1 साल 1.5 साल बढ़ा दे? नहीं, ये मैं नहीं जानता कि इस पे चंद्रबाबू नायडू की भी उस समय फ्रेंडली गवर्नमेंट सेंटर में थी और स्टेट में थी। थैंक यू सर, मेरे साथ जुड़े रहिएगा सर। मैं लीगल मामलों के बड़े एक्सपर्ट और फार्मर जज सीबी पांडे साहब को भी आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। आपने तो काफ़ी अध्ययन किया था, ये प्रकाश सिंह वाला जो जजमेंट आया था, तो मुझे बताइए कि उसके आलोक में अगर हम ये देखते हैं कैबिनेट का जो प्रस्ताव पास हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कैबिनेट ने किया है उसमें अभी हाल में 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ, और जिसमें उस पीआईएल में ये कहा गया है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग डीजीपी हैं, इन लोगों को कोई अधिकार नियुक्ति करने का राज्यों का अधिकार नहीं है और इनको हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को नोटिस दिया जहाँ जहाँ एक्टिंग डीजीपी हैं। तो एक तरह से सरकार को मौका मिला कि हम अब एक परमानेंट डीजी अपॉइंट करें, क्योंकि सबको अपना जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने एक्टिंग क्यों रखा और हमें परमानेंट क्यों नहीं किया। लेकिन ये तो एक पक्ष है। दूसरा ये पक्ष है कि अगर ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनी है, देखिए जो प्रकाश सिंह का जो केस था वो एक्चुअली प्रकाश सिंह का पिटीशन एक पुलिस रिफॉर्म से संबंधित था, और उस पुलिस रिफॉर्म में बहुत डिलिब्रेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि एक इंडिपेंडेंट पुलिस के डीजीपी का अपॉइंटमेंट हो, वो पॉलिटिकल बॉसेस के हाथ में ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंड करेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे नहीं रिकमेंड करती, पब्लिक सर्विस एक्सपर्ट बॉडी है, उसका काम है कि हाईएस्ट पोस्ट पर आईएएस आईपीएस इन लोगों को रिक्रूट करती है। तो उसी के एक मेरी जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं आप चूंकि लीगल एक्सपर्ट हैं तो आप इसे बेटर गाइड करेंगे। मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अभी भी एज इट इज है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ कि यूपीएससी के थ्रू पैनल आए, तो क्या कोई कैबिनेट किसी राज्य की यह प्रस्ताव पास करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश में 2006 के बाद 2018 में भी एक रिट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये संशोधन किया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने नियमावली बना सकती है, लेकिन वो जो नियमावली बनाएगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको एक तरह से मॉडिफाई कराना पड़ेगा उस ऑर्डर को। पहले के जो ऑर्डर थे मेरे कि आप वही पब्लिक सर्विस कमीशन से करेंगे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे अपना नियमावली अगर बनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन लिया कि नहीं लिया, हो सकता है इन्होंने परमिशन लिया, लेकिन मैं नहीं समझता। और अगर नहीं लिया है तो ये नियमावली बनाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे साहब हमने अपनी नियमावली बना ली है।
लेकिन जो नियमावली बनाया है इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मौका दे दिया, अधिकार तो मिल गया नियमावली बनाने का। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो उनको अधिकार नहीं था। ये मतलब जुडिशियल रिव्यू में ये तो एक अवसर जो प्रस्ताव जो पास हुआ है, अवसर मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जी इसका जुडिशियल रिव्यू हो तो सकता है। नियमावली है, तो नियमावली तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि आप जी हाँ रिव्यू तो होना ही होना है, क्योंकि जो देखिए इसमें जो कमेटी बनी है इसमें देखा ये जाता है ना कि कमेटी के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कितना इंडिपेंडेंट है। आप 6 नहीं 7 नहीं 10 लोगों को बना दीजिए, लेकिन 10 में 9 स्टेट गवर्नमेंट के होंगे तो कौन सी कमेटी इंडिपेंडेंट होगी। अब इसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को आपने रखा, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को हर बार जितने बार ये कमेटी, इट इज नॉट ए परमानेंट बॉडी, ये कोई परमानेंट बॉडी तो है नहीं। हर बार जब आपको रिकमेंड करना पड़ेगा तो एक नई कमेटी बनाएंगे और नई कमेटी में नए रिटायर्ड जज होंगे उसको आप बनाएंगे। अब रिटायर्ड जज जिसको आप समझते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर कर सकता है उसी को तो बनाएंगे रिटायर्ड जज को। उसमें तो कोई जैसे SIT में बनती कि कौन से रिटायर्ड जज को बनाएंगे। तो थैंक यू सर। रिटायर्ड जज होगा उसको आप देखिए लीगल लोगों से बात करने का एक अलग और फिर 3-4 तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के आपका बहुत सर हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिएगा, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आपने काफी लीगल मामलों में प्रकाश डाला। सुशील दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी आपको बधाई इस राज्य का नागरिक होने के नाते कि अब आपको रेगुलर DGP मिलेगा। मीडिया मास्टर आपने और आदरणीय सुलखान सिंह ने सब बता ही दिया, बाकी मैं आपकी 2 लाइनों से बोल देता हूँ। एक कहावत है कि राजा बोला रात है, उसको मैंने बदल दिया है। CM बोले रात है, कैबिनेट बोली रात है, DG बोले रात है, चमचे बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। नहीं सर आधी रात की बात है, क्योंकि रात में ही खबर आ गई थी, आज छपा है। नहीं ये योग्यता है। ये CM बोले रात है, कैबिनेट बोली रात है जी, अधिकारी DG बोले रात है, चमचे बोले रात है। सुबह सुबह की बात है, ये दूसरे की कविता है। तो यही असली योग्यता है। टेंडर और मैं ये दिवाली गिफ्ट है। ये मेरी अपनी जानकारी है कि किसी पुलिस के बड़े अधिकारी साहबान ने ही ये राय दी है कि ऐसा कर दिया जाए। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे आइडिया है इस बात का, और वही हो रहा है। ये दिवाली गिफ्ट है और मैं आपके इस चैनल पर बधाई देता हूँ आदरणीय प्रशांत जी को, जो कार्यवाहक DGP हैं, कि नेक्स्ट DGP के लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। उसके बाद में अमिताभ यश जी को बधाई। तो मनीष शुक्ला नहीं कर पाए जो रूलिंग पार्टी। इसके बाद में अमिताभ यश जी को, उसके बाद में अमिताभ यश जी को बधाई देता हूँ। अब देखिए, अब जब मुख्यमंत्री जी के ही उस पर होना है, और देखिए कैबिनेट और ये कमेटी और ये सब जब मेरी मर्जी है, पिया मन भाई देखिए जो रेगुलर DG होगा उसकी रील की। सर मुझे बताओ आप कि एक रेगुलर DGP प्रदेश को मिलेगा, इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी? सरकार इसमें गलत क्या है? तो इतने साल फिर उसका फिर कौन दोस्त लेगा? जो 3 साल एक्टिंग DGP रहे हैं उनका कौन दोस्त लेगा? उनका आरोप किसके ऊपर जाएगा? जो 3 साल बाकायदा, ऐसे तो रिजवान अहमद जी 6 को पास सुपरसीड करके DG हो गए थे। ऐसे तो एक बार वही हुए थे मेरे ख्याल से, नाम अगर भूल रहा हूँ तो, अखिलेश जी के समय पर। तो उनका ये कौन जिम्मेदारी लेगा जो 3 बार जो विजय कुमार जी चौहान, DS चौहान जी, विश्वकर्मा जी और ये सब हुए हैं, आज तक DGP एक्टिंग चल रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कौन होगा? आज ये बताइए, गर्दन कटी जा रही है तलवार से। हमने कट्टे से सुना है मरते हुए, हमने बल्लम से सुना है, लाठी सुना है, तमाचो सुना है, लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले गर्दन काट दी है। तड़ से 16 साल लड़के की ऐसे गर्दन मारी और औरत वो माँ उसकी गर्दन ली है। तो अब ये बताइए, अब मेरे बधाई इस बात की है ब्रजेश जी कि अब पैर में गोली नहीं लगेगी। एक्टिंग DGP के समय पर पैर पे गोली लगती है, लग रही है। अब जब DGP फुल फ्लैश बन जाएंगे तो छाती पर गोली लगेगी। अब DGP जो है वो सीधे सीधे छाती पे गोली मारेगा। एक कोई SP का भी आया वीडियो किसी पश्चिम की तरफ से, वो बोल रहा है उससे कि आपकी घंटा चुराया तो गोली यहाँ पैर पे नहीं यहाँ लगेगी, अभी वायरल हुआ। तो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं। देखिए जब बुलडोजर चल रहा है, पर आलोचना का विषय क्या हो सकता है? मतलब आलोचना किस विषय पर? अगर रेगुलर DGP ला रहे हैं तो लाएं। मैंने इसीलिए तो कहा जो अभी आलोचना का ठोस तर्क क्या है? तीन बड़े लेवल के जो मनीष जी 1 सेकंड में वीरेंद्र जी कर लूं, फिर आता हूं। 3 बड़े लेवल पूरा समय देंगे आप। 4 बड़े लेवल के जो एक्टिंग रहे हैं, ये क्यों एक्टिंग रहे, इसकी जवाब यही किसकी होगी? अच्छी बात है, अच्छी बात है। और कमेटी भी ना बने, जुड़ गए हैं और कमेटी भी ना बने, सीधे CM जिसको चाहे उसको DGP बना दे। क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या दिक्कत क्या है? और फिर 2 साल का, जब 5 साल का CM हो सकता है, 5 साल का विधायक हो सकता है, MP हो सकता है, तो 5 साल का सीधे DG। धन्यवाद आपका। मैं वीरेंद्र जी को भी इस डिबेट में सम्मिलित करता हूं, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। वीरेंद्र जी, तो ये बताइए कि अचानक से हमें खबर आई रात 12 बजे, आपने खबर ब्रेक की कि साहब ये DGP के लिए नियमावली बन गई,
दोपहर तक तो इस बात की खबर नहीं थी, ये क्या हुआ, उस नियमावली में क्या खास बात है और इसके मतलब इसका प्रभाव क्या है, आपने क्या असेस किया? देखिए, जो डीजीपी पद को लेकर आज सवेरे से चीज़ें चल रही हैं, उसमें कैबिनेट में कल ये आई तो थी चीज़, लेकिन इसकी जानकारी देर रात लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से हुई। यूपी में जो संशोधन हुआ है उसमें सिर्फ इतना है कि डीजीपी का चयन मुख्यमंत्री अपनी कमेटी के माध्यम से करेंगे। एक कमेटी बनेगी 5 सदस्यीय जो इसका चयन करेगी, यानी कि यूपी अब खुद अपना डीजीपी चयनित कर सकेगा। लेकिन वो डीजीपी 2 साल तक रहेगा ये क्लियर नहीं है। वो जब 60 साल का होगा या 2 साल की जो अवधि होगी, जो पहले होगी वो लागू होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है रिटायरमेंट के 7 महीना पहले आपको पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया जाए और आप 2 साल तक डीजीपी रहेंगे। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आपको 60 साल पे रिटायर होना होगा। अब 58 पे सरकार बना दे, 2 साल रख सकती है। सरकार को वैसे भी अधिकार है कि वो कई मामलों के आधार पर डीजीपी को हटा भी सकती है। नहीं, एक चीज की क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए, जो जैन साहब ने भी वो बात कही थी, उसमें आपकी बात में थोड़ा कंट्राडिक्शन है। जैन साहब ने ये कहा कि 2 साल का फिक्स्ड कार्यकाल मिलेगा जब से अपॉइंटमेंट होगा, और आप कह रहे हैं कि 60 जिस दिन पूरा होगा उस दिन नमस्ते। यूपी में ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें यह साफ है कि 2 साल या 60 साल की उम्र तक जो पहले होगा वो लागू होगा। अच्छा, ये है मतलब नियमावली में, ये एकदम क्लियर कैबिनेट के डिसीजन में है। ओके, तो ये बात अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई, ये बात जनता के सामने नहीं आ पाई। और ये बात मैं आज इस बात को बहुत पुष्टि से, बहुत प्रमुखता से बात बता रहा हूं कि 60 साल या 2 साल जो पहले होगा वो लागू होगा। वो पूर्णकालिक डीजीपी बने, अल्पकालिक बने, कुछ भी बने। नहीं, आपकी खबर पे संदेह नहीं किया जा सकता। आप ये दावा इतनी क्लेम कर रहे हैं तो इसके पीछे वैसे ब्रजेश जी एक बड़ा तर्क आप ये देखिए कि डीजीपी 62 साल तक नौकरी करेगा और चीफ सेक्रेटरी 60 साल तक रहेगा। अरे क्यों तो झगड़ा लगा रहे हो? ये अजीब सा एक मुखिया, ये तो आप टेबल ही दूसरी तरफ टर्न। तब तो चीफ सेक्रेटरी को भी 2 साल मिलना चाहिए, 62 साल होना चाहिए। तो ये बड़ी एक विचित्रता सी स्थिति बनेगी। तो यूपी सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है कि जो एक बार डीजीपी बनेगा वो 2 साल तक रहेगा, चाहे वो रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट 60 जिस दिन होगा उस दिन उसको रिटायर होना होगा। जो पंजाब में सिस्टम बना है वो भी इसी तरह का बना है। वहाँ 7 सदस्यीय कमेटी है, यहाँ 5 सदस्यीय कमेटी है, बस अंतर इतना है। लेकिन ब्रजेश जी, यूपी पुलिस का जो मुखिया होता है वो देश के सबसे बड़ी पुलिस बल है। करीब 3 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में हैं जिनका वो लीडर होता है। जी वीरेंद्र जी, संयोग से प्रशांत कुमार इनकाउंटर वाले अफसर माने जाते हैं जो आज डीजीपी हैं, और हाफ इनकाउंटर भी इन्हीं के उसरे जाता है शुरू कराने का, जिसमें पैर में गोली मारने का जो चलन शुरू हुआ वो प्रशांत कुमार ही इसके अगुआ हैं। और मेरठ में जब वो एडीजी थे तो उन्होंने काफ़ी हाफ इनकाउंटर कराए, तो वो प्रचलन में हाफ इनकाउंटर उन्हीं के जमाने से आया। एक बात और कहूंगा जी, आज थोड़ा वक्त का भी कमी है जी, देखिएगा जी। जब डीएस चौहान डीजीपी थे कार्यवाहक तौर पर, तो उस समय एक पैनल भेजा गया था यूपीएससी को। उस समय यूपीएससी ने यह कहते हुए लौटा दिया उस पैनल को, नाम को जी, पूर्णकालिक डीजीपी की जो पिछले डीजीपी मुकुल गोयल थे उनको हटाने के लिए क्या कारण थे, उनको क्यों हटाया गया। वो तो अच्छा आयोग ने नकारा क्या क्या तो प्रेस नोट में लिखा था, काफी मतलब बेइज्जतीपूर्ण तरीके से हटाया गया था जी। लेकिन उसका फिर जवाब यूपी सरकार ने कोई नहीं भेजा, उसको डंप कर दिया, वो मामला खत्म हो गया। उस समय कोशिश हुई थी डीएस चौहान 2 साल के लिए पूर्णकालिक, तब डीजीपी अगर अनुमति मिल जाती तो वो बनते, और तब वो सेंटर की अनुमति से अगर बनते तो 2 साल रहते, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे जी हमारे देश में और प्रदेश में अभी जो डीजीपी है वो तो उनका मई 2025 में रिटायरमेंट है। लेकिन पुलिस के बारे में ये कहूँगा कि वो कठिन परिस्थितियों में काम करती है, जाड़ा गर्मी बरसात
सब कुछ झेल कर काम करती है, अन्य विभागों की तुलना में उसको घूस भी कम मिलती है, लेकिन वो बदनाम ज्यादा होती है। और ये भी सही है कि पुलिस को खुद भी बहुत घूस देना पड़ता है, खाली वो लेती ही नहीं है, आज आपकी बात सुन के कई लोग तो रो पड़ेंगे। तो ये देखिए, ये सब एकदम यथार्थ सत्य है जी, इसको बदला नहीं जा सकता जी। और हम आज चर्चा जरूर डीजीपी पद की कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान यहाँ ऐसे बैठे हैं जो इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम की भी समीक्षा होनी चाहिए कि वो कितना उपयोगी है और उसको लाने के पीछे जो मकसद था वो पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमिश्नरेट सिस्टम जी का जंजाल है या जनता के लिए कोई फायदा है, इस बात पर क्योंकि ये एडीजी रैंक के अफसर बुढ़ौती में कप्तानी करने के जो शौकीन बने हैं, ये उनकी समीक्षा होनी चाहिए। जी कंक्लूड करें प्लीज। देखिए ब्रिजेश जी, नाम तो खाली कार्यवाहक होता है, काम तो सब फुल फ्लैज करता है। पूर्णकालिक डीजीपी होता है, वो एसपी की विजिलेंस पोस्टिंग करता है, वो कमिश्नर भी नियुक्त करता है, सारे अधिकार उनके पास हैं। लेकिन चूंकि जब बात आती है, चर्चा होती है तो होगी। ये जरूर है कि वर्दी का अपना गौरव है, ईमानदार लोग हैं, तमाम अच्छे अधिकारी भी हैं जिनको बहुत बार मौका नहीं मिल पाया। सुलखान सिंह भी बैठे हैं जो रिटायर होने के बाद भी बेबाकी से लिख रहे हैं, बेदाग जिनका जीवन रहा। तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि क्यों फालतू में लड़ना भिड़ना, चलो रिटायरमेंट हो गया, घर चलो चुपचाप अपना काम किया जाए। तो पुलिस के लिए एक जरूर कहना होगा कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग परचंद मिलते हैं, और जब मुसीबत आती है तो पुलिस के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण क्विक राउंड स्टार्ट करते हैं। मनीष शुक्ला यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने बजाय यूपीएससी जाने के ये विकल्प क्यों चुना, इसके पीछे ठोस तर्क क्या है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, आज की जो आपकी डिबेट है सही तो है कि इसी विषय पे आज सबका वर्जन आना चाहिए था कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के चयन की जो प्रक्रिया बनाई गई है, प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं उनकी पक्षता या निष्पक्षता पे क्या सवाल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों ने तमाम बातें की, इधर उधर की बातें की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। सबके मन भरे हुए हैं, तब प्री लोडेड है, तो वो लोग चाहे जो बोल सकते हैं। देखिए, जो चयन में लोग जो शामिल हैं, माननीय उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज, संघ लोक सेवा आयोग को बाईपास नहीं किया गया, संघ लोक सेवा आयोग का एक नामित व्यक्ति बैठेगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनका एक नामित व्यक्ति रहेगा। ब्रजेश जी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और अगर इनको भी आप इनकी भी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। यद्यपि आजकल चलन हो गया है कि सेना से लेके और माननीय न्यायालय से लेके सबके निष्पक्षता पे सवाल यहाँ लोग खड़ा करते हैं, तो आखिर प्रक्रिया में किसको शामिल किया जाए जिसको लोग निष्पक्ष माने? संघ लोक सेवा आयोग को आप मानेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आप मानेंगे नहीं, रिटायर्ड जज को आप मानेंगे नहीं, एसीएस होम या सेक्रेटरी होम ये कोई न कोई पदेन व्यक्ति होगा, चीफ सेक्रेटरी पदेन होगा, जो भी होगा उस समय। तो हमको लगता है कि केवल इसलिए कि आलोचना करनी है। देखिए, जो प्रक्रिया बनाई गई है नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भावना के अनुरूप है। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि चूंकि सब तमाम राज्यों के पास अपनी कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजा जाए। 3 नाम का पैनल आपके सर पे जो शनि सवार हैं, जो कर्नल साहब बता रहे थे कि ये शनि है, सवार हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं इसीलिए मैं उस पर गया नहीं। ये तो नोएडा को अब शकुनी मानते थे, ये लोग कहते थे जो सीएम नोएडा जाएगा अगली बार सीएम बनेगा नहीं। अब तो जो जाएगा उसके बनने की गारंटी है सर। तब भी नहीं बने, अखिलेश यादव नहीं गए तब भी नहीं बने। ऑलराइट मनीष जी, प्लीज जुड़े रहिएगा, थोड़ा डिबेट में आज वक्त का अभाव है, मैं क्विक एक सबसे ओपिनियन ले लेता हूं। कर्नल साहब, मुझे बताइए कि जब एक रेगुलर डीजीपी अपॉइंट किया जा रहा है,
एक नियम बन रहा है, तो उसमें क्या ऐतराज हो सकता है? ठीक है आप शनि हैं तो, लेकिन अब आप रेगुलर डीजीपी आने दीजिए, समस्या क्या है? ब्रजेश जी, पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो मैं उसकी टेक्निकलिटीज पे ज्यादा बात नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि वो लोग रखें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आपको कहूंगा चीफ सेक्रेटरी सरकार का, और जो जज साहब तय करेंगे वो सरकार तय करेगी, वो उसके बारे में जज साहब ने भी, पांडे ने बताया है। इसके अलावा जो एसीएस होम होंगे वो आपकी सरकार का है। एक यूपीएससी का मेंबर आप दिल्ली से लेके आते हैं, और वो मेंबर भी उनके यहाँ से लेके आ रहे हैं जिनके आप लिस्ट भेजते हैं और अप्रूवल नहीं मिल रहा है। सरकार लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उपचुनाव 10 दिन के बाद है, और अचानक कैबिनेट में एक फैसला होता है और आप एक्टिंग डीजीपी को परमानेंट डीजीपी कर। एक सुझाव दूं कर्नल साहब? तो ये बताइए एक सुझाव सबको देता हूँ, लीडर आप अपोजिशन या उनका नामित सदस्य कमेटी में डलवाइए, बवाल नहीं होगा, बवाल खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना नहीं चाहता था, क्योंकि तुरंत ये सवाल उठेगा कि देखिए विपक्ष अपनी बात कह रहा है, जिस तरीके से केंद्र में होता है बहुत सी कमेटियों के, एक फार्मर डीजीपी मेंबर हो गए उसके, तो लीडर आप अपोजिशन या उनका नॉमिनेटेड कोई आ जाए। प्रैक्टिकल सुझाव है, बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव है, सर्वथा योग सुझाव है, सर्वथा योग सुझाव है। आपको बड़ी जल्दी सर स्वागत। कारण नहीं, कारण उसका ना, कारण आखिर क्या कह रहे हैं दुबे जी? खुश तो हुए ब्रजेश जी? नहीं मैंने इनको हैप्पी किया इसलिए। नहीं मैं जनता के लिए खुश हूँ, मैं जनता के लिए। सर एक सेकंड रुक जाए प्लीज, आज वक्त का अभाव, थोड़ा सा कर्नल साहब 10 सेकंड बचे प्लीज। देखिए जी, मैंने इसलिए नहीं बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में क्या वहाँ पे दिल्ली में हुआ है, पूरे देश ने देखा है, तो उस परिवेश पे मैं बात नहीं करना। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। बाकी किसी और दिन मुझसे मुआवजे के लिए समय ले लीजिएगा, लेकिन आज रुक जाइए प्लीज जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उपचुनाव में हम उसका प्रभाव देखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो सुलखान सिंह साहब आप मुझे बताइए सर कि बीरेन जी ने जो बात कही कि साहब 2 साल का फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, 60 पे रिटायर होना पड़ेगा, पहला विषय तो ये। दूसरा कमिश्नरेट सिस्टम पर भी, जिसको हम कहते हैं पूरी स्ट्रांग लीडरशिप, जो यूपी पुलिस की लीडरशिप है, क्या इस फैसले से जो अब तक ये 2.5 साल चला, 2.25-3 साल, इससे लीडरशिप का मनोबल टूटा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2006 में फैसला दिया था, उसमें कहा था कि डीजीपी और कुछ अन्य अधिकारी, मैं बताता हूँ उनको, आईजी जोन, डीआईजी रेंज, एसपी और थानाध्यक्ष, इनका टेन्योर मिनिमम 2 साल रहेगा, और ये उसी ग्राउंड पे हटाए जा सकते हैं 2 साल के पहले, जिस ग्राउंड पे डीजीपी हटाया जाएगा, उसके लिए उन्होंने ग्राउंड दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डीजीपी की चयन की प्रक्रिया उन्होंने तय कर दी, और ये उसमें साफ साफ कहा है कि ये चयन प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की तरह नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड भी जी, स्पेशलाइज नहीं कहा, स्पेशलाइज तो डॉक्टर भी हैं। ये डिपार्टमेंट आपके नागरिकों के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का दमन कर सकता है, उसको प्रभावित करता है। एक सब इंस्पेक्टर भी आपकी आज़ादी छीन सकता है, आपकी जान छीन सकता है, और उसके पास तरह तरह का जस्टिफिकेशन होगा इस काम के लिए। हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर की जो बात हो रही थी, वैसे हाफ मर्डर मुंबई में फुल मर्डर कहा जाता है, हाफ मर्डर भी वहाँ कहा जाता है। तो ये विभाग राजस्व की तरह, एक्साइज की तरह नहीं है। ये मैं इसको सेमी जुडिशियल डिपार्टमेंट कहता हूँ। तो ये वर्तमान व्यवस्था से आपको नहीं लगता कि तो इसलिए थोड़ा निष्पक्ष होना उन्होंने कहा जरूरी है। मिनिमम 2 साल का टेन्योर होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये लिखा हुआ है फैसले में। दूसरा, 2019 में, मार्च 19 में एक जो क्लैरिफिकेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसमें साफ कहा है कि कोई भी रूल और कोई भी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के भावना के रन्स कॉन्ट्रेरी टू द ग्रेन ऑफ डायरेक्शन शैल रिमेन इन अबेंस, स्थगित रहेगा। जिसने भी कोई कानून ऐसा बनाया है, कोई ऐसा नियम बनाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भावना के विपरीत जाता है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित ये वाला अबेंस में रहेगा, नहीं रहेगा। अब ये तो कोई जाए तो होगा, ये जैसा मैंने बताया कि ये उस भावना नियम संगत नहीं है, उस भावना के अब विपरीत जा रहा है ये, तो ये क्वेश्चन तो होगा इसमें। जो है निष्पक्ष तरीके से सरकार को अधिकार, देखिए लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में असीमित अधिकार नहीं हुआ करते हैं। आप किसी को दरोगा नहीं बना सकते, जो सिलेक्टेड है उसी में से बनाएंगे। इसी तरह आप किसी को डीजीपी नहीं बना सकते हैं, जो आईपीएस अधिकारी है, जो कम से कम 30 साल की नौकरी इसकी हो चुकी है, और वो 5, 6, 7
में है और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी कह रही है कि हाँ साहब ये फिट है इस काम के लिए, तब कर उसको आप बनाएंगे। मतलब आपका अधिकार ये नहीं कि साहब चूंकि आप जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो जिसको चाहे बना दें। जी, किसी को भी अधिकार ऐसा नहीं है कि असीमित अधिकार हो जाए, वो हमारे संविधान के खिलाफ जाता है अगर हम किसी को असीमित अधिकार देना चाहें। थैंक यू सर। मैं AK जैन साहब को भी कनेक्ट करता हूं। जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो फैसला किया गया है, अब आप ये मानते हैं कि जब रेगुलर DGP यूपी को मिलेगा तो इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस में क्या इम्पैक्ट आएगा और किस तरह की लीडरशिप होगी, और पहले और अब में क्या फिर बदलाव महसूस करेंगे? मैं आशावादी लोगों में हूं और मेरा यह मानना है कि इसका व्यापक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फोर्स के ऊपर पड़ेगा, लीडरशिप के ऊपर पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पड़ेगा। फोर्स को एक मैसेज चला जाएगा, जिसे हम लंगर गजट कहते हैं, जो पुलिस लाइंस में छपता है कि DGP के ऑर्डर्स हैं, कि DGP के ऑर्डर्स का पालन होना है, चाहे वो कम्युनल हार्मनी को लेकर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे क्राइम कंट्रोल को लेकर हो, चाहे वॉर अगेंस्ट माफियाज को लेकर हो। इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो 2 साल के पीरियड में एक प्लानिंग कर सकेंगे कि क्या आगे किस तरीके से विभाग को आगे नए नए चैलेंजेस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आजकल ये डिजिटल अरेस्ट का है, किस तरीके से इस मेनेस को हैंडल करना है, उसको उसकी हैंडलिंग के बारे में सोच सकेंगे। जो डायल 112 की फैसिलिटी है उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है, समय समय पर इंप्रूवमेंट होता रहा है और भी आगे होगा। डिपार्टमेंट की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और किस तरीके से तो आप 2 चीज की पैरवी कर रहे हैं, एक रेगुलर DGP और दूसरा फिक्स्ड टेन्योर। जी, ऑलराइट सर, मैं CB पांडे साहब को, मैं इसका पक्षधर हूं कि जो ये 2 साल की DGP का एक बनाया गया है पैनल, कि 2 साल के लिए वो बनेगा। मेरा ये मानना है विभाग के हित में रहेगा, उस व्यक्ति को काम करने का मौका मिलेगा, उसको ये कोई मन में गिला शिकवा नहीं रहेगा कि मैं तो कुछ ही महीने रहा, मैं तो परफॉर्म नहीं कर पाया। ऑलराइट सर, ये हर इंपॉर्टेंट पद थैंक यू कंट्री में देख लीजिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो किसी का हो, सब 2-2 साल के टेन्योर है। परफेक्ट सर। ओके, CB पांडे साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। पांडे जी, अब आप मुझे बताइए सर कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं नेक्स्ट, अगर ये फैसला अमल में आता है तो? आ ही गया समझिए। देखिए, पहला तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि पहले जो कमेटी थी उसमें मेरिट और सीनियरिटी कम मेरिट का सिलेक्शन था, और इस कमेटी में मैं नहीं समझता कि सीनियरिटी कम मेरिट का सिलेक्शन है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन 3 आदमी को जो नाम भेजती उसमें मेरिट से भी भेजती और सीनियरिटी से भेजती। ऐसा नहीं है कि जूनियर मोस्ट का भेज देती अगर वो मेरिट में है। अब जो पहले जो मेरिट में नहीं है उनको निकालती जाएगी, और जो मेरिट में आएंगे उनको सीनियरिटी के बेसिस पे भेजेगी। इस कमेटी में मैं नहीं समझता कि मेरिट और सीनियरिटी कंसीडर की जाएगी। इस कमेटी में तो मैं जिसको कमेटी रिकमेंड कर देगी एक आदमी को, उसी के चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दे या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। तो इसमें तो ये रूल ही खत्म हो गया। तो आप इसमें कोई बड़े बदलाव की अपेक्षा नहीं करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रह गई जी। ओके, ये इंडिपेंडेंट बॉडी एक तरह से डायरेक्टली एक तरह से गवर्नमेंट का ही सीधा जो इंडिपेंडेंट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि देख लीजिए इसमें अगर इंडिपेंडेंट आदमी कोई है तो सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नॉमिनी होगा, बाकी तो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के ही अपने आदमी हैं, जैसे उनको जैसे चाहे उस तरह से मैनिपुलेट कर ले, तो कैसे इसमें इंडिपेंडेंट हो? एक आदमी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, वो भी होगा कि नहीं होगा दैट डिफरेंट मैटर, लेकिन आप स्टेट का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है वो भी आप ही अपॉइंट करते हैं, बाकी तो सारे आप ही के अपॉइंटी हैं। और रिटायर्ड DG है वो भी आपके ही मन का होगा, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है। अगर हाई कोर्ट जज वर्किंग हाई कोर्ट जज होता तो कुछ उम्मीद की जा सकती थी कि अच्छा चलिए एक चीज और बढ़ा देते हैं, एक सुझाव और देता हूं। टॉप अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जी, या खुद या अपना कोई नामनी वो भी डाल दें, अब तो ठीक, या चीफ जस्टिस तय कर दें कि रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज कौन होगा, ये चीफ जस्टिस तय कर दें। उसमें सिटिंग जज होता नहीं, चीफ जस्टिस भी करेंगे तो रिटायर्ड का ही तो करेंगे ना। हाँ, तो रिटायर्ड में 10 हम आएंगे तो हम निष्पक्षता की उम्मीद फिर करेंगे। वो भी पता नहीं इस रूल्स में होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना है। इस रूल्स में होगा कि गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट कर देगी। अरे भाई, तमाम कमेटियों में गवर्नमेंट सीधे हाईकोर्ट रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नॉमिनेट करती है, उसमें नाम लेने की जरूरत होती नहीं है। हाँ, सिटिंग जज के लिए है कि अगर सिटिंग जज है हाईकोर्ट का तो उसके लिए चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया भाई। सुशील दुबे जी,
मनीष शुक्ला जी ने कहा कभी खुश तो हो लिया करो, फिर इतना प्री लोडेड क्यों रहते हो? मैं आपकी बात से खुश हो रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ। भले ही नेता प्रतिपक्ष सेट हो जाए सत्ता पक्ष से, भले ही सेट हो जाए, लेकिन एक नेता, मैंने जज के लिए भी कहा कि साहब चीफ जस्टिस तय कर लें। मैं जज की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा आपकी बात से भले ही नेता प्रतिपक्ष सेट हो जाए सीएम से या सिस्टम से या सत्ता से, लेकिन एक नाम उनका होना चाहिए। दूसरा, एक टेंशन खत्म हो गई पुलिस की जी। विदाई समारोह चल रहा है पुलिस लाइन में कि गए गए गए, उधर चल रहा है कि एक्सटेंशन आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, दिल्ली से चल दिया। वो टेंशन तो खत्म हुई इससे। और दूसरी बात, अब जो ये टेंडर हम लोगों का, नेताओं का टेंडर है कि वो नेतागिरी करना, अब इस सेक्टर में भी बड़ा पॉलिटिक्स आ गई थी, तो कम से कम ये 2 साल में पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी। समय समाप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने इस महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।